नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का भंबू ज्ञानशाला पर। तो हमारी जो फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, रीट है और राजस्थान के जो भी इसके अलावा एग्ज़ाम है, पटवारी हुआ, वीडियो हुआ, पशु परिचर हुआ, जिसके लिए हम राजस्थान जीके की क्लास हमारी चल रही थी, उसमें हम चौहान वंश पढ़ रहे थे। तो आज हमें अजमेर के चौहान वंश के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो ये स्टार्ट करें उससे पहले मैं आपसे 2 क्वेश्चन पूछता हूँ। तो चलिए उन क्वेश्चनों पे चलते हैं। तो अब तक हमने 5 क्वेश्चन पढ़ लिए थे, तो ये मैं आपको फिर से रिवाइज करवा देता हूँ, ताकि बार बार रिवाइज होगा तो ये चीज़ें हमें याद रहेंगी। गुर्जर प्रतिहार वंश के किस शासक ने अपने पराक्रम से गुर्जरों की प्रतिष्ठा को पुनः स्थापित किया था? तो इसका आंसर है 4 नंबर, नागभट्ट द्वितीय। 2 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। प्रतिहारों की 26 शाखाओं में से सबसे प्राचीन शाखा कौन सी है? जिसमें 1 नंबर ऑप्शन है कन्नौज, 2 नंबर है ग्वालियर, 3 नंबर है मंडौर और 4 नंबर है उज्जैन। तो आप लोगों ने सबसे पहले तो मेरा आंसर सुनने से पहले खुद नीचे कमेंट पर जाके वीडियो को पॉज कीजिए और कमेंट कीजिए। और आपका आंसर गलत हो जाए तो कोई बात नहीं है, हम सही करने के लिए ही तो पढ़ रहे हैं, ताकि हमारी आंसर है वो सही हो। और आप कमेंट ज़रूर किया करो, ताकि आपको अपनी गलती का पता चले, जिसके बाद आप उन गलतियों को सुधारने की कोशिश करें। तो जाइए नीचे कमेंट कीजिए। और आप लोग हैं वीडियो देख रहे हैं और अपने चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, तो अब जाइए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मुझे भी ये लगे भी हाँ आपको वीडियो पसंद आ रही है, तक मेरे को भी थोड़ा मोटिवेशन रहे। तो इस क्वेश्चन की बात करें, प्रतिहारों की 26 शाखाओं में से सबसे प्राचीन शाखा कौन सी थी? तो उसका आंसर होगा मंडौर, 3 नंबर। और क्वेश्चन 3 नंबर की बात करें, उस अरब यात्री का नाम बताइए जिसने मिहिर बोझ के समय का वृत्तांत किया है, यानी कि वर्णन किया है। तो कौन होगा ये जो अरब यात्री है? 1 नंबर ऑप्शन है सुलेमान, 2 नंबर है शाह आलम, 3 नंबर है अल मसूदी, 4 नंबर है ओबेदुल्ला हुसैनी। तो हमें 2 याद रखने हैं, एक सुलेमान और दूसरा अल मसूदी। तो मिहिर बोझ के समय सुलेमान आया था और दूसरा अल मसूदी आया था। अब हम 4 नंबर क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। निम्न में से किस प्रतिहार शासक के शासनकाल जैन ग्रंथ हरिवंश पुराण एवं कुवलयमाला की रचना हुई थी? कौन से गुर्जर प्रतिहार शासक के शासनकाल में जैन ग्रंथ हरिवंश पुराण और कुवलयमाला की रचना हुई थी? जिसमें 1 नंबर ऑप्शन है मिहिर बोझ, 2 नंबर है महेंद्र प्रथम, 3 नंबर है वत्सराय और 4 नंबर है रामभद्र। तो आपने पिछली वीडियो में इसके आंसर दे रखे हैं तो अच्छी बात है, अगर नहीं दे रखे तो अभी आप वीडियो पॉज कीजिए और आंसर दीजिए। तो इसका आंसर होगा 3 नंबर वत्सराज। ये 4 क्वेश्चन है, ये मैं पहले करवा चुका था। 5वां का आंसर है आज की वीडियो में मुझे बताना है। तो निम्न में से किस प्रतिहार राजा के काल में प्रसिद्ध ग्वालियर प्रशस्ति की रचना की गई थी? जिसमें प्रथम ऑप्शन है भोज प्रथम, दूसरा ऑप्शन है भोज द्वितीय, तीसरा है वत्सराज, चौथा है रामचंद्र। तो इसका आंसर होगा भोज प्रथम। तो जिन्होंने सही दिया है उनकी तैयारी अच्छी चल रही है, जिन्होंने जवाब नहीं दिया है तो पुरानी वीडियो वो देखिए और उनका जवाब दीजिए और रिवाइज कीजिए, ताकि आपको भी इनके आंसर है वो आए। तो चलिए आज के कुछ क्वेश्चन है वो पढ़ लेते हैं। आबानेरी तथा राजौरगढ़ के कलात्मक वैभव किस काल से संबंधित है? 1 नंबर ऑप्शन है गुर्जर प्रतिहार, 2 नंबर है चौहान, 3 नंबर है राठौड़ और 4 नंबर है गुहिल सिसोदिया। तो इसका आंसर है आपको इस वीडियो में कमेंट करना है। किराडू का सामेश्वर या सोमेश्वर मंदिर किस स्थापत्य कला से संबंधित है? 1 नंबर ऑप्शन है गुर्जर प्रतिहार, 2 नंबर है गुप्त, 3 नंबर है मौर्य, 4 नंबर है पंचायतन। 6 नंबर, 7 नंबर और 8 नंबर क्वेश्चन के जवाब आपको नीचे कमेंट में देने हैं। जैसे मैंने ऑप्शन लिख रखे हैं ऐसे 6 नंबर का लिख देना, फिर 7 नंबर लगा गया आंसर लिख देना और 8 नंबर लगा के लिख देना। और इनके आंसर है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। और जैसे ये क्वेश्चन कंप्लीट होंगे तो मैं आपको एक अलग सी वीडियो बना के दे दूंगा, ताकि आपको उस वीडियो से भी डायरेक्ट है वो आप रिवाइज कर पाए। तो 8 नंबर जो क्वेश्चन है वह है गुर्जर प्रतिहार शासक जिसने रणहंस 3 का विरुद्ध धारण किया था, मतलब उपाधि धारण की थी। जिसमें ऑप्शन 1 है वत्सराज, 2 है नागभट्ट प्रथम,
3 है नागभट्टद्वितीय और 4 नंबर है मिहिर भोज। तो इसका आंसर भी आपको बताना है। तो चलिए आज की क्लास पर चलते हैं। आज हमें अजमेर के चौहान वंश से स्टार्ट करेंगे। हम चौहान वंश पढ़ रहे हैं, तो जिसमें 1 नंबर आएगा अजय राज। इसका जो शासन काल है वो 1103 से 1133 ईस्वी के मध्य रहा है। अजय राज ने 1133 ईस्वी में अजय राज ने अजमेर शहर है वो बसाया था। अजमेर शहर को बसाने वाला कौन है? अजय राज। अजमेर में गढ़पीठली की पहाड़ी पर जो अजमेर दुर्ग है उसका निर्माण करवाया था, जिसे तारागढ़ दुर्ग के नाम से भी जाना जाता है। अजय राज ने मालवा के शासक नरवर्मन को पराजित किया। सेनापति सुलहन को बंदी बना लिया। ये सेनापति सुलहन किसका था? मालवा के शासक नरवर्मन का ही सेनापति था। जैन धर्म के श्वेतांबर व दिगंबर की शास्त्रार्थ बैठक की अध्यक्षता की थी। किसने की थी? अजय राज ने। दिगंबर और श्वेतांबर की शास्त्रार्थ बैठक है वो की थी। अजय राज ने अजय प्रिय द्रम सिक्के प्रचलित किए थे, जिसके एक साइड है वो रानी सोमलवती का भी नाम उत्कीर्ण है। तो आपने सुना हो गया कि अजय राज की पत्नी सोमल देवी ने भी सिक्के चलाए थे। तो वो अजय राज ने चलाए थे, उनके एक साइड लिखा हुआ था अजय प्रिय द्रुम और दूसरी साइड सोमलवती लिखा हुआ था। गोपीनाथ शर्मा ने अजय राज के काल को चौहान साम्राज्य का निर्माण काल कहा है। तो चौहान साम्राज्य का निर्माण काल किसका समय है? अजय राज का समय। ये किसने कहा है? तो गोपीनाथ शर्मा ने कहा है। तो अजय राज के बाद में जो शासक बनेगा वो है अर्णोराज। अर्णोराज का शासन काल है 1133 से 1153 ईस्वी, यानी 20 साल। इन्हें यानी अर्णोराज चौहान को आना जी के नाम से जाना जाता है। 1137 ईस्वी में तुर्कों की रक्त रंजित भूमि पर आना सागर झील का निर्माण करवाया है। इसी झील के पास जहांगीर ने दौलत बाग, जिसका वर्तमान नाम सुभाष उद्यान है, का निर्माण करवाया। और इसी झील के किनारे शाहजहां ने बारादरी यानी एक बैठने की स्थान होता है, जिसके ऊपर खंबे वगैरह से लगे होते हैं और बैठने की एक ऊंची सी जगह होती है जिसका नाम बारादरी है, उसका निर्माण करवाया था। चालुक्य वंशीय शासक जय सिंह सिद्धराज को पराजित कर उनकी पुत्री कांचन देवी से विवाह किया। किसने किया? अर्णोराज ने। किसके साथ? जय सिंह सिद्धराज को पराजित कर उसकी पुत्री कांचन देवी के साथ विवाह किया। मालवा के शासक नरवर्मन को पराजित किया। पीछे उसने किया था, ये मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, अजय राज ने भी किया था और उसके नरवर्मन को, और उसका जो सेनापति है सुलहन, उसको बंदी बनाया था। और फिर अर्णोराज है वो भी नरवर्मन को पराजित है वो करता है। आबू के निकट चालुक्य शासक कुमारपाल फर्स्ट ने अर्णोराज को हराया था। ये एक नया पॉइंट आ गया कि चालुक्य शासक कुमारपाल फर्स्ट ने अर्णोराज को पराजित किया था। यानी अर्णोराज किससे पराजित होता है? चालुक्य शासक कुमारपाल फर्स्ट से। इस चीज की जानकारी कहाँ से मिलती है? मेरुतुंग के ग्रंथ प्रबंध चिंतामणि में ही इसकी जानकारी है वो मिलती है। यानी चालुक्य शासक कुमारपाल फर्स्ट ने अर्णोराज को हराया, इसकी जानकारी जो है मेरुतुंग के ग्रंथ प्रबंध चिंतामणि से मिलती है। पुष्कर में वराह मंदिर का निर्माण किसने करवाया? अर्णोराज ने। अर्णोराज के जो दरबारी विद्वान है, ये नाम थोड़े ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है। धर्मघोष व देवबोध। धर्मघोष व देवबोध। इस वीडियो को आप 2 बार देखेंगे और रिवाइज करेंगे तो ये चीजें आपको याद होनी स्टार्ट है वो हो जाएगी। उसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। जगदेव ने अपने पिता अर्णोराज की हत्या कर दी, अतः इसे चौहानों का पितृहंता कहते हैं। ये और भी आएंगे जो पितृहंता के नाम से माने जाएंगे। तो हमने अभी चौहान वंश स्टार्ट किया है, तो उसमें सबसे पहले चौहानों का पितृहंता शासक कौन माना जाएगा? जगदेव माना जाएगा, जिसने अपने पिता अर्णोराज की हत्या है वो कर दी। अर्णोराज के बाद आता है विग्रहराज चतुर्थ।
इसका शासनकाल है 1153 से 1163। ये देखिए, शासक तो जगदेव बनना चाहता था, इसने अर्णराज की हत्या की थी, लेकिन वही बात है, लोगों ने इसका विरोध किया और चौहानों ने मिलकर विग्रहराज चतुर्थ को शासक बना दिया, क्योंकि 1153 तक तो अर्णराज का शासन रहता है। ठीक उसी के बाद ही विग्रहराज चतुर्थ का शासन स्टार्ट हो जाता है। इसका मतलब जगदेव है वो शासक है, वो नहीं बन पाया। जो विग्रहराज चतुर्थ की जो उपाधि है वो कवि बांधव और कटी बांधव के नाम से भी है। विग्रहराज चतुर्थ के काल को चौहान वंश का स्वर्ण काल कहा जाता है। तो चौहान वंश का स्वर्ण काल किसे कहा जाता है? विग्रहराज चतुर्थ के काल। इन्हें विशल देव के नाम से भी जाना जाता है। इनके नाम पे कई रचनाएं वगैरह भी आएंगी। इनके कई विद्वान हैं, उन्होंने भी की थी, इन्होंने खुद ने भी रचनाएं वो करी हैं। तो वर्तमान टोंक जिले में बिशलपुर बांध व बिशलपुर कस्बा बसाया था। तो विग्रहराज चतुर्थ है, उसने टोंक जिले में बिशलपुर बांध बिशलपुर कस्बा बसाया था। नरपति नाल्या ने बिशल देव रासो नामक ग्रंथ की रचना की थी। यह मैं आपको कह रहा था ना कि विशल देव के यानी विग्रहराज चतुर्थ के राज में कई ग्रंथ है, उनकी रचना हुई थी। तो विशल देव रासो के जो लेखक है वो नरपति नाल है। ये मैंने पहली क्लास थी उसमें भी आपको कई ग्रंथ बताए थे ताकि वो आपको याद हो जाए। तो इस ग्रंथ में क्या है, परमार वंश की राजकुमारी राजमती, इसमें प्रेम प्रसंग है। विग्रहराज चतुर्थ के प्रेम प्रसंग का वर्णन है वो इसमें मिलता है। किसमें? बिशल देव रासो में। बिशल देव रासो में वर्णन किसका है? राजमती वह विग्रहराज चतुर्थ का। इसके लेखक कौन है? नरपति नाल है। बिशल देव के दरबारी विद्वान सोमदेव ने ललित विग्रहराज की रचना की थी। ये ललित विग्रहराज ग्रंथ का नाम है, जिसमें विग्रहराज वह इंद्रपुर की राजकुमारी देसल देवी के प्रेम का प्रसंग है। यानी नरपति नाल्या ने जो रचना की थी वो बिशल देव रासो, जिसमें राजमती व विग्रहराज चतुर्थ की प्रेम प्रसंग है। दरबारी विद्वान जो सोमदेव है उसने ललित विग्रहराज की रचना की है, जिसमें देसल देवी और बिशल देव का वर्णन है, प्रेम प्रसंग का जो वर्णन है। वर्तमान में जो 2.5 दिन के झोंपड़े के स्थान पर अजमेर में पहले विग्रहराज चतुर्थ द्वारा निर्मित कंठाभरण नामक संस्कृत पाठशाला रही है, जिसके ऊपर है वो इसके जो नाटक है उसकी लाइनें भी लिखी हुई है, जिससे यह साबित होता है कि जो अब वर्तमान में जो 2.5 दिन के झोंपड़े के नाम की जो मस्जिद है वो पहले संस्कृत पाठशाला हुआ करती थी, जो बाद में तोड़ दी गई थी। इसकी जानकारी भी हमने लिख रखी है। इस पाठशाला को गोरी के गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक ने तुड़वाकर 2.5 दिन का झोंपड़े में बदल दिया था। ये देखिए कुतुबुद्दीन ऐबक है, ये आता है, ये कब आता है? जब तराइन का द्वितीय विश्व युद्ध पृथ्वीराज चौहान है वो हार जाता है, उसके बाद इसको तोड़ाकर 2.5 दिन के झोंपड़े में बदल दिया जाता है। विग्रहराज चतुर्थ ने भी खुद रचनाएं की है। तो विग्रहराज चतुर्थ ने हरिकेली नाटक की रचना संस्कृत भाषा में करी है। तो विग्रहराज चतुर्थ ने हरिकेली, सोमदेव ने कौन सी की है? नीचे कमेंट कीजिए। नरपति नाल्या ने किसकी की है? नीचे कमेंट कीजिए, ताकि आपको वापस रिवाइज हो। कम से कम कमेंट नहीं करें तो अपने मन में सोचिए कि कौन कौन सी रचनाएं नरपति नाल्या ने कौन सी की है? बिशल देव रासो। और सोमदेव ने कौन सी की है? ये मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए, नरपति नाल्या, बिशल देव, सोमदेव ने ललित विग्रहराज। तो ये मैं आपको हटा देता हूँ। नरपति नाल्या ने की है, इसमें किसके साथ प्रेम प्रसंग है? राजमती के साथ, दूसरे में देसल देवी के साथ। अप्रैल 1163 को विग्रहराज चतुर्थ ने दिल्ली में दिल्ली शिवालिक अभिलेख को उत्तीर्ण करवाया। यानी इसका राज है वो दिल्ली तक था। पृथ्वीराज चौहान है वो भी अपना शासन दिल्ली तक मानता है, ठीक उसी तरह विग्रहराज चतुर्थ का भी राज वहां तक रहा है। और दिल्ली में शिवालिक अभिलेख है उसको उत्कीर्ण किसने करवाया? विग्रहराज चतुर्थ ने। धर्मघोष सूरी, जो इसके दो विद्वान है धर्मघोष और देवबोध, सूरी के आग्रह पर विग्रहराज चतुर्थ ने एकादशी के दिन पशु बलि पर प्रतिबंध लगाया था। ये पॉइंट भी आप याद रख लेना।
उसके बाद जो नेक्स्ट शासक है वो पृथ्वीराज द्वितीय है। तो पृथ्वीराज जो द्वितीय है उसका शासन काल है वो 1163 से 1169 ईस्वी तक है वो माना जाता है। इस चीज़ की जानकारी कहाँ से मिलती है? हाँसी अभिलेख में। और ये हाँसी जो अभिलेख है ये जो मैंने आपको पहले भी बताया था, जो हरियाणा में मिला है और चौहानों को चंद्रवंशीय बताया है। इस बात की हम पहले पढ़ चुके हैं। पृथ्वीराज सेकंड की जो पत्नी है उसका नाम सुहावा देवी है। पृथ्वीराज ने सुहावेश्वर मंदिर यानी शिव जी का निर्माण मैनाल भीलवाड़ा में करवाया है। इसके बारे में ज़्यादा कुछ है नहीं। एक तो हाँसी अभिलेख है वो इसके समय में है, और जो हरियाणा में चौहानों को चंद्रवंशीय बताया गया है। और दूसरा पृथ्वीराज सेकंड की जो पत्नी है वो सुहावा देवी है, तो उसके नाम पर ये सुहावेश्वर मंदिर जो शिव जी का बनाया गया है। ये कहाँ बनाया गया है? तो ये मैनाल भीलवाड़ा में बनाया गया। उसके बाद है सोमेश्वर चौहान, जिसका शासनकाल है 1169 से 1177 तक, यानी 1169। बिजौलिया अभिलेख उत्कीर्ण किसने करवाया था? तो सोमेश्वर चौहान ने। कब करवाया था? तो 1170 में। अन्य नाम जो सोमेश्वर चौहान का है वो प्रताप लंकेश्वर नाम है। सोमेश्वर चौहान का विवाह चेदी महाजनपद के कलचुरी वंश के राजा अचलराज की पुत्री कर्पूरी देवी के साथ हुआ है। जो ये कर्पूरी देवी है ये पृथ्वीराज चौहान तृतीय की माता है। लेकिन इसमें दो आपको चीज़ें मिलेंगी। एक तो ये कलचुरी वंश के राजा जो चेदी महाजनपद के शासक है उनकी पुत्री, और दूसरा चंद्रवरदाई के अनुसार दिल्ली के तोमर वंशीय शासक अनंगपाल की पुत्री कर्पूरी देवी के साथ हुआ है। यानी कर्पूरी देवी दोनों नाम सही है, लेकिन इनके जो सोमेश्वर चौहान का विवाह ये जो कर्पूरी देवी के साथ जो हुआ है, अचलराज के साथ हुआ है, ये सोमेश्वर चौहान का विवाह ये अलग माना जाता है, और ये चंद्रवरदाई के अनुसार अलग माना जाता है। तो आज की वीडियो में हम इतना ही करेंगे, क्योंकि पृथ्वीराज चौहान है वो काफ़ी बड़ा है, तो उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे। तो मैं आपको बता देता हूँ, आप चैनल को सब्सक्राइब है वो नहीं कर रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मुझे ये रहे भी हाँ मेरी वीडियो है वो ठीक बन रही है, अच्छी बन रही है, आपको पसंद है, और क्लासें वो आगे मैं कंटिन्यू आपको देता रहूँ। तो बाकी आपकी मर्जी है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।